एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम साइंस। आज एक बहुत ही स्पेशल आर्टिकल आया है द हिंदू में। तो वहाँ पे एक मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन दिया गया है, जहाँ से हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि उस इंफॉर्मेशन को एक यूपीएससी के साथ लिंक करके उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, सो दैट एक वैल्यू एडिशन हो जाए आपके प्रिपरेशन के लिए। जो टॉपिक है वो है इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी है। ठीक है, अभी हम सबको पता है कि जो वॉर हुआ था वेस्ट एशिया में, जिसका जो इफेक्ट है बहुत ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया। खास करके जो हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारा जो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट है, लगभग हम 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, और वो जो स्ट्रेट था वो बंद था। सो उसका इफेक्ट इंडिया में बहुत पड़ा है। हमने इसके ऊपर बात भी किया है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके ऊपर बात भी किया है, आरबीआई ने क्या किया है वो सब हमारे हो चुका है। आज का जो टॉपिक है इट इज मोस्टली इनटू एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, और उस एनर्जी सिक्योरिटी को, ये जो हुआ है अभी वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ है, हाउ इट इज रीडिफाइनिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। GS2 का IR में आ सकता है, GS3 एनवायरमेंट में भी आ सकता है। तो GS1 एंड GS2 एंड GS3 का ये टॉपिक है, रीडिफाइनिंग। हम विल नॉट टॉक अबाउट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, हाउ इट इज चेंजिंग, उस पे बात करेंगे। सो ये जो पूरा का पूरा जो आज का वीडियो, इट्स वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, इन पर्टिकुलर फॉर मेंस, जहां पे आपका पर्सपेक्टिव एक बहुत ही बढ़िया सा पर्सपेक्टिव है कि इंडिया आगे क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है, और किस तरीके से इंडिया कौन सा स्टेप ले सकता है, केस स्टडी क्या है, कौन सा कंट्री क्या किया है जिससे देख के इंडिया कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट इट, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मेंस का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है उसमें बड़ा ये हेल्प करेगा आज का पर्टिकुलर वीडियो। फाइन, ठीक है। सो इंडिया स्ट्रैटेजिक पिवट, रीडिफाइनिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। किस तरीके से, हाउ जियोपॉलिटिक्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड सप्लाई चेन्स आर रीराइटिंग द रूल्स ऑफ नेशनल रेजिलियंस। दिस इज द स्टेटमेंट दे में आस्क इन मेंस, और बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो। ओके, सो इंडिया का जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट सिक्योरिंग एनफ ऑयल एंड गैस। हम ऑयल वहां से बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी आज के डेट में जो सिचुएशन है, इट इज नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिंग ऑयल एंड गैस, इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। हाई स्टेक्स मैट्रिक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, सोवरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। आज का डेट है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? दोज मिनरल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और वो मिनरल्स हर जगह मिलता नहीं है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन उसका बहुत कम है, कुछ कंट्रीज है जहां पे मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द फ्यूचर, क्रिटिकल मिनरल्स। सोवरेन मैन्युफैक्चरिंग, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग, पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो पूरा हमारे इंडिया में अगर हो जाएगा तो बेहतर बात है। पर प्रॉब्लम वो एक इतना प्रॉब्लम है कि हमारे पास पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन इकोसिस्टम है वो इंडिया में नहीं है, खास करके क्रिटिकल मिनरल्स की। एंड जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल नाउ वी आर डिपेंडेंट, क्रूड ऑयल जो हम लेते हैं हम डिपेंडेंट है एक जगह से। अगर हम उसको डाइवर्सिफाई करें, हम दूसरे कंट्री से भी डिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज एक जगह पे अगर हम डिपेंडेंट हो जाए तो उस जगह पे अगर कुछ इश्यू हो गया तो फिर सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। सो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन आज हमारा रहेगा इसी के ऊपर रहेगा, और बीच बीच में कुछ चीज हम इंडिया की तरफ से कुछ चीज है जो प्रीलिम्स के लिए भी जरूरत है, आई विल बी शेयरिंग। फाइन, सो मूविंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉसिल फ्यूल ट्रैप। द फॉसिल फ्यूल ट्रैप, हाउ एक्सटर्नल शॉक्स इरोड डोमेस्टिक स्टेबिलिटी। हम सबको पता है वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल आता है हमारा, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85%, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, अब जब वहां पे प्रॉब्लम हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, जिसके वजह से क्रूड ऑयल प्राइस बहुत तेजी से
स्पाइक भी किया है। लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ऑन दिस, ठीक है। उसके माने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इंडिया का जो इफेक्ट है, आरबीआई क्या कर सकता है, वो हमने बात किया है। इट्स ए सेपरेट डायमेंशन बट इट इज ए लिंक्ड डायमेंशन, ठीक है। प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ा, फर्टिलाइजर्स भी बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स भी बढ़ गया, राइट। बिकॉज ऑयल सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑयल का तेल अगर जो प्राइस बढ़ जाएगा तो सारे इंडस्ट्री में उसका रिपल इफेक्ट विल बी सीन। सो इमीडिएट क्या हुआ, राइजिंग इन्फ्लेशन दिखेगा, इमीडिएट प्रेशर ऑन रुपी, बिकॉज हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? डॉलर का बढ़ रहा है, तो रुपी के ऊपर बहुत प्रेशर है और जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आप देखोगे इंडिया का जो हाई रिलायंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड मींस फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स डिक्टेट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग इन फॉरेन कंट्री बट इट इज डिक्टेटिंग आवर इन्फ्लेशन। हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है। सो these all statements you can use in your mains answers, you can use it। आपका जो लैंग्वेज में दूसरों के बच्चे के जो पेपर है, जो नॉर्मल पेपर होता है, वहां से अगर इस लैंग्वेज आप यूज करोगे तो इट विल वैल्यू एड, इट विल हाईली इंप्रूव योर आंसर्स, ठीक है। सो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल जो हमारा इतना हम जो डिपेंड कर रहे हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स डिक्टेट करते हैं हमारा इन्फ्लेशन, राइट, फाइन। अभी जो नेक्स्ट फ्रंटियर है कि हमारा यहां पे किस तरीके से क्रिटिकल मिनरल्स, इट इज द फ्यूचर नाउ। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, डिफिकल्ट टू रिप्लेस एंड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ज्योग्राफिकली। हर जगह मिलता नहीं है, हर जगह क्रिटिकल मिनरल्स मिलता नहीं है, राइट। सो दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम, जो लिथियम आयन बैटरीज होते हैं जो आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें ये यूज होता है, कोबाल्ट, निकल, ग्राफाइट। अब ये ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया प्रमोट भी कर रहा है, इंडिया इज प्रमोटिंग, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है, इंडिया प्रमोट तो कर रहा है लेकिन जो थ्रेट है, थ्रेट ये कि कॉन्गो डोमिनेट करता है इन ग्लोबल कोबाल्ट प्रोडक्शन, लिथियम इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, तो हमारे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगेन जैसे कि हम ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, इनके ऊपर भी हम बाहर के कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, सो वो भी एक थ्रेट है। रिन्यूएबल्स एंड डिफेंस में रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होता है, जैसे कि नियोडिमियम करके बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है जो कि बहुत ही, जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन ओशन के बहुत डीप इंडियन ओशन में वो मिलते हैं, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक डीप ओशन मिशन हमारा है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा एक मिशन है, इंडिया का मिशन है, ठीक है। टाइटेनियम, टंगस्टेन। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस पूरा का पूरा इकोसिस्टम को चाइना डोमिनेट करता है। अगेन चाइना डोमिनेट्स द ग्लोबल प्रोसेसिंग ऑफ न्यूमरस अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन, जर्मनियम, गैलियम, ये सब के सब अगेन मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं, हम यहां पे उतना हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो इंडिया भी क्या कर रहा है? इंडिया भी ये कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि डाइवर्सिफाई करेगा, एक्सप्लोर करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा अपने सप्लायर को। एक कंट्री के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो जाओगे तो उस कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा देन इट विल क्रिएट इश्यूज इन फ्यूचर, ठीक है। डोमेस्टिक रिजर्व्स, हमारा जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन करके एक है, ठीक है, इट्स वेरी रीसेंट मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत पूरा का पूरा क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को डेवलप करने की बात होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोर करना, फिर उसको माइनिंग करना, उसको प्रोसेसिंग करना, फिर रिजर्व भी बनाना। These are all future, ये होगा आगे जाके, रिजर्व भी बनाना। These all things are under this mission। तो इंडिया प्रमोट तो कर रहा है, शुरुआत हो चुका है, ठीक है। रिसाइकल करना, मिनरल रिसाइकलिंग, ये सब इसी मिशन में है, ठीक है। सो क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को लॉन्च किया गया है, इसी को पॉइंट पे ध्यान रखें कि दिस इज वन ऑफ आवर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक, ओके। अब यहां पे हम एक डिफरेंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस करेंगे कि द न्यू एनर्जी ऑर्डर, दैट इज सिक्योरिटी
ओवर एफिशिएंसी कि एफिशिएंसी भी अच्छी चीज है, एफिशिएंसी को हम मानना भी चाहिए और कंट्री मानती भी है, लेकिन आज का जो टाइम है, इन टुडेज टाइम इट इज मोर अबाउट सिक्योरिटी ओवर एफिशिएंसी। कैसे? अब ये सब चीज जो शुरू हुआ है, रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये कॉन्फ्लिक्ट फोर्स्ड ए ग्लोबल पिवट फ्रॉम एफिशिएंसी ड्रिवन डिपेंडेंस टू सिक्योरिटी ड्रिवन रेजिलियंस। अब मैं इसको एग्जांपल पे लेके हम अभी बताएंगे कंट्री का, यूरोप, खास करके जो यूरोप कंट्रीज है, दे हैव अप्लाइड इट एज ए केस स्टडी, यू कैन राइट इन योर मेंस, मैं बताऊंगा अभी। अब ओल्ड ऑर्डर क्या था? ओल्ड ऑर्डर ये था जो पहले का, अभी भी है वैसे, एफिशिएंसी ड्रिवन डिपेंडेंस, मतलब माइंडसेट ऐसा था कि आप चीपेस्ट एनर्जी को बाय करो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन तो जरूरी है, अब बाय करो बाहर से जहां पे सस्ता तेल मिल रहा है, चीपेस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। एग्जांपल बता रहा हूं, यूरोप ने सोर्स करता था 45% ऑफ इट्स गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, स्ट्रिक्टली बिकॉज इट वाज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। यूरोप पहले क्या करता था? रशिया से 45% इंपोर्ट करता था, ठीक है, करता था, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकल डिसीजन था, थोड़ा सस्ता भी था, तो वो कर रहा था। अब सडनली रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हो गया। जब क्राइसिस हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ, प्राइस बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़ गया तो दिक्कत आ गई यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है, फाइन। अब न्यू ऑर्डर क्या है? न्यू ऑर्डर क्या है जो यूरोपियन कंट्रीज ने ये साबित किया और दिखाया भी है, बहुत सारे यू कंट्रीज ने, खास करके यूरोप की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? माइंडसेट थोड़ा चेंज किया, अभी हल्का सा माइंडसेट चेंज किया। पहले का माइंडसेट ये था कि सस्ता एनर्जी को बाय करो, ठीक है, और एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी था। अभी क्या किया उन्होंने? क्या किया? मेंटेन बैकअप सप्लाई, बैकअप सप्लाई के ऊपर फोकस करो। क्या पता आगे कुछ क्राइसिस हो जाए, बिकॉज अभी जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से हो गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। बैकअप सप्लाई रेडी रखो, इवन एट ए प्रीमियम, जरूरत पड़े, कॉस्ट लग रहा है, हैव ए बैकअप, ठीक है। आप बैकअप मतलब क्या? आपका जितना कैपेसिटी है आप उससे थोड़ा ज्यादा अपने बैकअप में रखो, ताकि प्रॉब्लम आएगा, वहां पे प्रॉब्लम आया, अब यहां पे यूज कर सकते हो। मैं एग्जांपल से बताऊंगा। डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो। आप सिर्फ, यूरोप क्या करता था? सिर्फ डिपेंडेंसी उसका रशिया के ऊपर जाता था, अभी अलग अलग कंट्री से जा रहा है, यूएस से जा रहा है, अलग अलग कंट्री से डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है वो एक कंट्री पे ना होगा, थोड़ा अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्रीज के साथ अगर आप ट्रेड डील करोगे तो वो थोड़ा बेहतर होता है। प्लस अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पे काम करो। इंडिया का भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व है पेट्रोलियम का, लेकिन कहां कहां है मैं बताऊंगा, अभी बहुत कम जगह पे है। विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर पे है, पद्दूर में है, चंडीखोल करके एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे है, 4 जगह पे है। पद्दूर को थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, इसी के जगह पे है बस। तो उसको व्हाट इज स्ट्रैटेजिक रिजर्व? मतलब क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखो हमारे यहाँ पे, और स्टोर करने के लिए फैसिलिटी भी तो चाहिए, तो वहां पे स्टोर करके रखो, ताकि जब इश्यू होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, अपना ऑयल हम वहां से यूज कर सकते हैं। मतलब क्रूड ऑयल को यूज करके हम उसको फिर दूसरे गैसेस में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब आप ध्यान दो, यहां पे 45% यूरोप के कंट्रीज करते थे पहले, 45% रशिया से वो लोग इंपोर्ट करते थे। अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, प्राइस राइज हो गया, उन्होंने क्या किया? ये सब मेंटेन किया, अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज किया। और माइंडसेट चेंज करके उन्होंने क्या किया? डाइवर्सिफाई कर दिया, यूएसए से, कतर से, नॉर्वे से, जो रशिया का जो गैस आता था रशिया से, उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया। इसके जैसे उनका रिडक्शन हो गया, 12% रिडक्शन हो गया, 45% था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, मतलब इंपोर्ट कम हो गया वहां से, क्योंकि डाइवर्सिफाई कर दिया। गैस कंजप्शन में भी कम हुआ, टोटल गैस इंपोर्ट से भी कम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के ऊपर काम किया, अपने बैकअप के ऊपर काम किया। फाइन, ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने यूज किया, द लॉजिक ऑफ स्पेयर कैपेसिटी एंड एक्टिव यूटिलाइजेशन। ये खास करके यूरोप का केस स्टडी है। ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू राइट इन योर मेंस एज ए केस स्टडी,
इट विल हाईली फेच यू मार्क्स, हाईली फेच यू मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर आप बहुत ही क्रिस्प तरीके से यहां से कंटेंट लेके अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख पाओगे, ठीक है। ओके, तो स्पेयर स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है? स्पेयर मतलब पता है हमको, स्पेयर स्टोरेज मतलब अगर आप 100 यूनिट्स ऑफ गैस बना रहे हो, व्हेन ओनली 100 आर नीडेड, मतलब आपको चाहिए 100 यूनिट्स, ठीक है, नीड 100 यूनिट्स का है, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो 150 यूनिट्स का, ठीक है। तो यहां से जो 50 यूनिट्स का जो है, दिस 50 यूनिट्स सर्व एज एन इमरजेंसी रिजर्व अगेंस्ट वॉर, शिपिंग क्लोजर और सप्लायर एक्सपोर्ट हॉल्स। कुछ भी, कोई भी शिपिंग क्लोजर हो गया, हॉर्मुज अभी बंद है, बंद था अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपका अगर नीड इतना है तो आप स्टोरेज फैसिलिटी 150 का बनाओ, थोड़ा ज्यादा बनाओ। 150 मतलब यहां पे एग्जांपल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर स्टोरेज, फाइन। और एक्टिव यूटिलाइजेशन, आप 100% यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आप 52% यूज कर रहे हो। ये यूरोपियन कंट्रीज ने किया है, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो इसको बोलते हैं कि ये ठीक है, आप 52% कर रहे हो, 100% इट इज नॉट एफिशिएंट, अग्री, इट इज नॉट एफिशिएंट, बिकॉज आपका एफिशिएंसी ज्यादा है, हो सकता है, इट इज नॉट एफिशिएंट, यू आर यूजिंग ओनली 52%। यहां पे हुआ है, यूरोप इंटेंशनली built extra LNG terminals and storage operating at just 52%, not even 100%. Operating at just 52% capacity is the accepted cost to ensure survival without panics during severe problem और जब भी सप्लाई शॉक होता है। तो कहने का मतलब है इट इज नॉट एफिशिएंट, बट एफिशिएंसी विदाउट ए बैकअप इज ए जियोपॉलिटिकल लायबिलिटी। अगर आप एफिशिएंसी कर रहे हो लेकिन बैकअप नहीं है, फिर प्रॉब्लम होगी। इंडिया इज द इशू। आप इंडिया एज एन एग्जांपल ले सकते हो, बैकअप नहीं है। आप ठीक है, आप थोड़ा बहुत अगर एफिशिएंट नहीं हो रहे हो, लेकिन आपके पास अच्छा खासा बैकअप में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इट विल पे यू व्हेन देयर विल बी एन इशू इन जियोपॉलिटिक्स, फाइन। सो एफिशिएंसी विदाउट अ बैकअप इज अ जियोपॉलिटिकल लायबिलिटी, रिमेंबर दिस, इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है। इट इज नॉट एन एसेट, इट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज you are efficient but without a backup, without a backup. For example, यूपीएससी एस्पिरेंट्स में बैकअप नहीं है, हम पढ़ के 6-7 साल निकाल देते हैं, लेकिन कोई बैकअप नहीं है। यू आर एफिशिएंट, लेकिन फॉर सम रीजन लक फेवर नहीं किया या कुछ भी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू तक गए लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन आपके पास अगर बैकअप नहीं है तो फिर दिक्कत होती है ना। सेम चीज, लगभग सेम चीज है, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज, ये जो ट्रांजिशन हम बोल रहे हैं कि हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाएंगे, हम क्रिटिकल मिनरल्स यूज करेंगे, ये जो ट्रांजिशन है, जो ग्रीन ट्रांजिशन है, इट इज एन इंपेरेटिव बट इट इज ऑल्सो नॉट रिस्क फ्री। ये भी रिस्क फ्री नहीं है। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस भी आप कर सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस भी आप मेंस में इसका कर सकते हो कि अगर हम ऑयल को फेज आउट करेंगे, ठीक है, ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे, तो हम फोकस किसके ऊपर करेंगे? सोलर पैनल्स के ऊपर करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं हम इंडिया में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर करेंगे, बैटरी स्टोरेज के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या है? स्ट्रक्चरली इट विल रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी टू क्रूड ऑयल प्राइस। जो क्रूड ऑयल का प्राइस शॉक होता है, तो उससे तो उभर के हम आ जाएंगे, उससे हम उभर के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो न्यू डिपेंडेंसी है, इसका कॉम्प्लिकेशंस भी है। जो न्यू डिपेंडेंसी है, हम क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है, हम रिन्यूएबल्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, हम रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे भी एक डिपेंडेंसी है। यहां पे भी ऑयल का डिपेंडेंसी था, यहां पे भी डिपेंडेंसी है। जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनोगे, तब तक आप डिपेंडेंट रहोगे। इट इज अ कॉन्सेप्ट which is applicable everywhere in anyone's life. आपके लाइफ में आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, whether you are in any field. Same goes for country also. कंट्री को भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है, इंसान को भी सेल्फ सफिशिएंट बनना है, अगर आपको ग्रो करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा फोकस क्या है? हमने अभी बात किया क्रिटिकल एलिमेंट्स के ऊपर, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इस सब के ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हम फोकस तो कर रहे हैं, हम कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि ये जो कोशिश हम कर रहे हैं, ये डोमिनेट कोई और कर रहा है।
इट इज डोमिनेटेड, हेवीली डोमिनेटेड बाय चाइना। उनका जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स का, या फिर जो ये पूरा का पूरा जो सप्लाई इकोसिस्टम, इट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। अभी यहाँ पे वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे ऑयल के ऊपर, अभी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जब तक हम सेल्फ सफिशिएंसी अच्छे तरीके से पूरा सप्लाई चेन पे कंट्रोल ना करें, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कंट्रोल ना करें, दैट विल बी अगेन अ इशू। सी दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, okay, agree, these are alternatives, but alternatives also comes with their own challenges. ठीक, okay. So अभी क्या होगा, the geopolitical center of gravity is shifting from oil producing nations to mineral producing or mineral processing nations. अभी सबको पता है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है, प्रॉब्लम हो रही है, वॉर हो रहा है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करेंगे दूसरे कंट्रीज के ऊपर जो कि मिनरल को प्रोसेस कर रहे हैं। ऑयल, मिनरल्स, ये दो चीज, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल का जो ग्रेविटी जो सेंटर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। दीज आर ऑल शिफ्टिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल पावर्स, फाइन। सो द शिफ्टिंग जियोग्राफी ऑफ डिपेंडेंसी, द ऑयल एरा जो पास्ट है प्रेजेंट में भी है। रिसोर्स क्या है, क्रूड ऑयल एंड गैस। डोमिनेंट रीजन क्या है, वेस्ट एशिया। वल्नरेबिलिटी क्या है, शिपिंग रूट्स, चोक पॉइंट्स एंड रीजनल वॉर। वॉर हो गया, शिपिंग रूट्स बंद हो गया, अभी हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। इंपैक्ट क्या है, इमीडिएट इन्फ्लेशन हो जाएगा दूसरे कंट्री में जो डिपेंडेंट है इनके ऊपर, और हमारा हुआ है। इमीडिएट इन्फ्लेशन होगा, डेफिसिट्स दिखेगी, ये सब हमने पिछले वीडियो में बात भी किया है। फिर आरबीआई आएगा, फिर प्रॉब्लम्स होगा, हमारा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, रुपी फिर कम होगा, ये सब हुआ भी है। 95 रुपीज हो गया था कुछ दिन पहले, 95 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। अब मिनरल एरा जो फ्यूचर एरा है, मिनरल एरा, ठीक है, यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स विल प्ले अ वेरी ह्यूज इंपैक्ट। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, और इसका डोमिनेंट कौन कर रहा है, चाइना। आज हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, शुरुआत हो चुकी है, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, तब तक चाइना और आगे निकल जाएगा, फाइन। सो जो सप्लाई चेन वेपनाइजेशन एंड प्रोसेसिंग डोमिनेंस, ये चाइना का रहेगा। तो ये बहुत ही की वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, सप्लाई चेन विल बी कंट्रोल्ड बाय चाइना, फाइन। सो यहाँ पे जो मैक्रो इंपैक्ट आएगा वो टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, ग्रीड, बॉटलनेक्स, ये सब इंपैक्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमको बहुत जल्दी से ये दोनों चीज, जो ट्रुथ जो है ना, ट्रू एनर्जी सिक्योरिटी रिक्वायर्स डिफेंडिंग अगेंस्ट बोथ द कॉलम्स, इन दोनों को साइमल्टेनियसली हैंडल करना है। इट इज अ की चैलेंज टू इंडिया व्हेन इट कम्स टू इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। सो हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी 2.0, इट इज अ मल्टी-लेयर्ड डिफेंसिव इकोसिस्टम, ठीक। सिक्योरिटी अभी सिर्फ एक फिजिकल स्टॉक पाइल नहीं है, ठीक है, इट रिक्वायर्स साइबर रेजिलियंस। अब हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो साइबर अटैक भी हो सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी भी करना पड़ेगा अभी अच्छे तरीके से, रॉबस्ट फ्रेमवर्क करना पड़ेगा ताकि साइबर अटैक ना हो। आजकल सब साइबर का मामला है, और वो जो दिन चल रही है आजकल साइबर वॉर्स, राइट, इट कैन बी अटैक्ड। एआई भी आ गया है, सब कुछ आ गया है अभी सिंपली अभी फिजिकल स्टॉक पाइल नहीं रहा है अभी, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल सोवरेंटी। सो 3 लेयर में हमको काम करना है। एक है फिजिकल बफर। फिजिकल बफर मतलब हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सपैंड करो। अभी हमारा विशाखापट्टनम में है, ठीक है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर में है, कर्नाटका में है, ठीक है, या आंध्रा में है, और एक है पद्दूर करके एक जगह है, वो भी कर्नाटका में है, ठीक है। ये फेज 1 में हमारा हो गया है। फेज 2 में क्या हुआ, फेज 2 में एक उड़ीसा में एक जगह है चंडीखोल करके, चंडीखोल जगह है वो उड़ीसा में, ठीक है, वहां पे भी है। और एक क्या है, इसी पद्दूर को एक्सपेंशन किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ। तो इस स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो इंडिया का है, जहां पे बफर जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज का है, इसको अभी एक्सपेंड करो। पहले फिजिकल बफर को एक्सपेंड करो। हम एक साथ देखो, एक साथ हम क्रिटिकल मिनरल्स में जंप नहीं कर सकते, टाइम लगेगा क्रिटिकल मिनरल्स को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए, बहुत डिफिकल्ट चीज है। इंडिया जैसे कंट्री और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो हाल है इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, इट विल टेक टाइम। सो तब तक आप फिजिकल बफर को बढ़ाओ, ओल्ड स्टाइल को अभी डिफेंड करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। दूसरा, बिल्डिंग द न्यू,
पुराने को कंट्रोल किया, थोड़ा बहुत बढ़ाया स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक्सेलरेट करना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियर पावर डिप्लॉयमेंट्स की तरफ उनके तरफ एक्सेलरेट करना, उनके तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी जरूरत है, पावर ग्रिड का साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज दे आर वल्नरेबल टू अटैक्स, साइबर अटैक्स। ठीक है। तीसरा जो है वो है हमारा सॉवरेन सप्लाई। हम बाहर के ऊपर, सप्लाई चेन में बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जो क्रिटिकल मिनरल्स है बाहर के ऊपर हमारा भी डिपेंडेंस है। तो अभी इंडिया ने बड़े सारे अग्रीमेंट्स किया है साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, चिले के साथ किया है, यूएस के साथ करता है, दूसरे कंट्रीज के साथ भी किया है। 3-4 ऐसे कंट्रीज इसके साथ अग्रीमेंट कर रहा है टू नो द टेक्नोलॉजी, टू नो द नो हाउ टू मैन्युफैक्चर। वो बहुत जरूरी है अभी। ठीक है। सो फॉस्टरिंग रेजिलिएंट डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स एंड स्केलिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो ये 3 चीजें, फिजिकल बफर, फिर थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड देन अपना खुद का सप्लाई चेन, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 चीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो जो एक्शन प्लान होगा एग्जीक्यूटिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक रेस्पॉन्स, किस तरीके से इंडिया करेगा, जो हमने बात किया उसको एक अलग लैंग्वेज में यहां पे लिखा है। सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल को थोड़ा भी डाइवर्सिफाई करो, हम एक जगह पे पूरा फोकस नहीं कर सकते। ठीक है। ग्रीन कैपेसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारा है, उसको बहुत जल्दी, सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बहुत जल्दी स्केल अप करना पड़ेगा। अभी बहुत जल्दी से स्केल अप करना पड़ेगा। हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोफ्यूल्स, ये सब हमारे प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं। इन सब को अभी प्रमोट करने का वक्त आ गया और बड़े लेवल पे। ठीक है। फाइनली हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है एनर्जी टेक्नोलॉजीज को लेके, सो दैट हम ग्लोबल मिनरल प्रोसेसिंग के चक्कर में ना फंसे, बिकॉज इट इज अगेन डोमिनेटेड बाय चाइना, और चाइना किस तरीके का कंट्री है हम सबको पता है। फाइन। तो अपना जो आत्मनिर्भर भारत, दैट इज सेल्फ रिलायंस, इस चीज पे मैन्युफैक्चरिंग इन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट नाउ। फाइन। सो द न्यू रूल्स ऑफ नेशनल रेजिलियंस हो गया कि वल्नरेबिलिटी डायनामिक होता है, वल्नरेबिलिटी डायनामिक होता है। अभी एक्टिवली शिफ्ट हो रहा है, किसको, फ्रॉम ऑयल बैरल टू बैटरी मेटल्स, क्रिटिकल बैटरी मेटल्स जो नीड हो रहा है। आज ऑयल के लिए हो रहा है, आगे देखोगे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा डायनामिक, वल्नरेबिलिटी इज डायनामिक। ठीक है। डिफेंस मस्ट बी हॉलिस्टिक। ठीक है। फिजिकल स्टॉक फाइल हो गया, सप्लाई शॉक्स हो गया, हमारा जो हमने बात किया कि हमारा जो ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम साइबर अटैक्स। ठीक। एंड सोवरेंटी इज सिक्योरिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इसको अगर हम अच्छे तरीके से, हम मैन्युफैक्चरिंग, हम सर्विसेज, हमारा जीडीपी क्या है, सर्विसेज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, सर्विसेज सेक्टर इज ड्राइविंग आवर जीडीपी। मैन्युफैक्चरिंग पे करने का टाइम आ गया, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। दैट इज व्हाट सोवरेंटी, सोवरेंटी इज सिक्योरिटी। फाइन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट in your mains answers by giving a perspective, creating a context, giving case study, giving details about how the European countries made it, what India can do, what are the issue, पुराने ऑर्डर क्या था, नया ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्यूचर क्या है, एवरीथिंग वी नीड टू राइट इन अ वेरी क्रिस्प 250 वर्ड्स। एंड एंड में कंक्लूजन में वी नीड टू गिव, वी नीड टू राइट लाइक दिस। ये सब वर्ड्स लिखने से होता क्या है, देखो ये सब वर्ड कोई बहुत ही ज्यादा हाई लेवल टर्म्स नहीं, दीज आर वेरी इजी टर्म्स। इसको 2 लाइन में आप आराम से लिख सकते हो, सो दैट एक पर्सपेक्टिव सामने पेपर में आएगा, आपका पर्सपेक्टिव आएगा, दैट हेल्प्स इन फेचिंग मार्क्स। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।